हाय। सो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 4। अभी ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 क्या है एग्जैक्टली तो वेट विल सी दैट। सो नाउ लुक हियर। तो वो कहता है कि सेक्शन वो मतलब सेक्शन। So notwithstanding anything contained in subsection 1 where a specified person. So who is this specified person? Right now we don't know, but मैं बता देता हूँ आपको कौन है। Actually specified person के लिए उन्होंने कहा है कि मेंशन सेक्शन 9B को मेंशन करने के लिए कहा है। तो सेक्शन 9B भी हम पढ़ेंगे इसके साथ, बट अभी मैं बता देता हूँ कि हु इज द स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन इज पार्टनर ऑफ द फर्म, member of the BOI means body of individuals, member of the association of persons। तो जो भी ऐसे होते हैं मतलब AOP, BOI और पार्टनरशिप के जो भी पार्टनर्स होते हैं या वो मेंबर्स होते हैं, इट्स कॉल्ड एज व्हाट स्पेसिफाइड पर्सन। तो वो कहता है कि सेक्शन कहता है वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव। अब स्पेसिफाइड पर्सन को मिलेगा क्यों? रिसीव बोल रहा है ना, तो मिलेगा क्यों? तो मे बी वो पार्टनरशिप फर्म से निकलना है, रिटायर हो रहा है, मे बी उसकी डेथ हो रही है, और मे बी उसको पसंद नहीं है इसलिए वो बिजनेस बंद कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और कैपिटल एसेट और बोथ। पैसा मिला तो भी, कैपिटल एसेट मिला तो भी, और बोथ मतलब वर्जन मीन्स पार्टली मनी एंड पार्टली कंसिडरेशन इन कैपिटल एसेट में मिला फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी। मतलब क्या? अभी स्पेसिफाइड एंटिटी बोल रहे हैं वो। स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब है कि वही पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। अभी ऐसा क्यों? जब स्पेसिफाइड पर्सन के लिए मैंने आपको बताया कि भाई वो पार्टनर होता है, वो मेंबर होता है किसका? पार्टनरशिप फर्म का, एओपी का, बीओआई का। तो स्पेसिफाइड एंटिटी कौन रहेगा? तो बट ऑब्वियस स्पेसिफाइड एंटिटी मतलब जिसमें ये पर्सन कोई भी हो, एक्स वाई जेड पर्सन हो, जिसमें वो पार्टनर था, जिसमें वो मेंबर था, जिसमें वो कोई पर्सन था, मतलब कुछ भी उसका रिलेशन है उसके साथ। तो ये दोनों चीजें स्पेसिफाइड पर्सन और स्पेसिफाइड एंटिटी ऑल आर एक्सप्लेन इन सेक्शन 9B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 9B के साथ भी पढ़ा जाता है, बट इसके प्रोविजंस के इंप्लीकेशंस अलग है, 9B के प्रोविजंस के इंप्लीकेशन अलग अलग है, सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। तो वो कहते हैं कि इन कनेक्शन विद द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी, स्पेसिफाइड एंटिटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो वही होता है ना बच्चों कि नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, करेक्ट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर कोई आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, या आपने बिजनेस का कुछ ऑब्जेक्टिव चेंज किया है। तो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव चेंज में कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, बट स्टिल रिकॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और मेंबर जो आता है जाता है, वहीं पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, करेक्ट। तो स्पेसिफाइड पर्सन को एसेट मिलता है, मनी मिलता है, स्पेसिफाइड पर्सन को एंटिटी से ये सब कुछ चीजें मिलती है, बट ऑन द ओकेजन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या? चलो एसेट तो मिला, उसके बाद क्या? देखो, देन एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम सच रिसीट्स, मतलब जो पैसा मिला है, जो कैपिटल एसेट मिला है, उससे स्पेसिफाइड पर्सन को जो प्रॉफिट और गेन होता है उसकी बात चल रही है। स्पेसिफाइड पर्सन को इस एसेट और इनकम से, मतलब जो पैसा मिलता है, जो कैपिटल एसेट मिलता है, उससे स्पेसिफाइड पर्सन को गेन हो रहा है, मतलब उस पार्टनर को, उस मेंबर को गेन, प्रॉफिट हो रहा है। लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट प्रॉफिट हो रहा है। दैट प्रॉफिट शैल बी चार्जेबल टू द इनकम टैक्स एज अ इनकम ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर द हेड्स ऑफ कैपिटल गेन, करेक्ट। भाई मैं आज किसी फर्म में पार्टनर हूं और मैं रिटायर होने जा रहा हूं, और उस फर्म बोलती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप ये एसेट लेके जाओ। ठीक है, मैं एसेट तो लेके गया, बट मेरा जितना कैपिटल है उसके अगेंस्ट में मैं कैपिटल लेके जा रहा हूं, और वेन एवर आई एम इन्वेस्टिंग द मनी इन टू द पार्टनरशिप फर्म, दैट विल बी द माई इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी द माई कैपिटल एसेट, क्योंकि वो मेरा हक है।
और कोई भी हक जो होता है वो भी क्या होता है, हक की बात कर रहा हूं मैं, राइट, कोई भी राइट होता है वो राइट भी इट्स इक्विवेलेंट टू द कैपिटल एसेट, हमने डेफिनेशन में ऐसा पढ़ा हुआ है, यस और नो। तो कैपिटल गेन होगा, कैलकुलेट कैसे करें, तो देखो आगे प्रोविजन, and shall be deemed to be the income of the such specified entity of the previous year in such money or capital asset or the both, notwithstanding anything contrary contained in this act. Such profit or gains shall be determined in accordance with the following formula, namely. तो देन के बाद जो वर्ड लिखा था, इस पेज पे जो आपको वर्ड दिखता है वो दिखा रहा है कि वो स्पेसिफाइड पर्सन का इनकम हो रहा है, वो कैपिटल गेन एज ए चार्जेबल करेंगे। एंड के बाद वो बता रहे कि शाल बी डीम टू बी ए इनकम ऑफ द सच स्पेसिफाइड एंटिटी, मतलब यहां पे दोनों को भी नहीं छोड़ा है। एक तरफ से बोलते कि पार्टनर को कुछ मिला है तो पार्टनर का भी इनकम, दूसरी तरफ है कि स्पेसिफाइड एंटिटी जब आपको देती है तो स्पेसिफाइड एंटिटी का भी इनकम होगा। अरे यार सर बोल रहे कि कंफ्यूजन हो रहा है ना, नहीं कंफ्यूजन, ये देखो ये पैराग्राफ बताता है कि जिस पार्टनर को एसेट और मनी मिला उसका वो क्या बनेगा, जो भी प्रॉफिट और गेन बनेगा वो उसका कैपिटल गेन बनेगा। और इस पैराग्राफ में बता रहा है कि शाल बी ए डीम टू बी ए इनकम ऑफ द सच स्पेसिफाइड एंटिटी, मतलब अरे स्पेसिफाइड एंटिटी भी तो ट्रांसफर कर रही है ना एसेट, बात समझ रही हो कि नहीं। आप जब एसेट आप ट्रांसफर करते हो तो बट ऑब्वियस है स्पेसिफाइड एंटिटी का भी इनकम होगा और स्पेसिफाइड पर्सन का भी होगा। स्पेसिफाइड एंटिटी का कैसे और कैसे नहीं करना है वो बाद में देखते हैं, बट द स्पेसिफाइड पर्सन का अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन जरूर होगा, मतलब होगा ही, करेक्ट। तो यहां पे दो लोगों को पकड़ा हुआ है, स्पेसिफाइड पर्सन को भी पकड़ा है, स्पेसिफाइड एंटिटी को भी पकड़ा है, दोनों को भी इनकम होगा इफ दे आर गिविंग अ एसेट टू ईच अदर, करेक्ट। मतलब स्पेसिफाइड एंटिटी गिविंग अ एसेट टू द स्पेसिफाइड पर्सन तो होगा ही होगा, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन को टैक्सेबल ही होगा। बट कौन सा फॉर्मूला उसने यूज किया है तो वो आगे के पेज पे है, तो चलो आगे के पेज पे चलते हैं। तो लुक यहां पे दिया हुआ है वो फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला कैसे दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लाइक दिस, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी। तो ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। सो लुक हियर, वेयर ए का मतलब क्या है, ए कहता है कि इनकम चार्जेबल टू द इनकम टैक्स अंडर द सबसेक्शन as the income of the specified entity under the head of capital gain. Income chargeable to income tax under this subsection as an income of specified entity under the head of capital gain. B, value of the any money received by a specified person from a specified entity on such date of receipt. तो वो कहते हैं कि जो पैसा मिला है किसको, रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड एंटिटी फ्रॉम द स्पेसिफाइड पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी ऑन द डेट ऑफ सच रिसीट, जिस दिन पैसा मिला है उस दिन का पैसे का जो वैल्यू रहेगा वो 10 लाख दिया है तो 10 लाख रुपए वैल्यू, ठीक है। सो द नेक्स्ट सी, द अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच कैपिटल एसेट, the amount of fair market value of such capital asset received by the specified person from the specified entity on the date of such receipt। मतलब बी और सी आपको क्या बताता है, पता है, जो पैसा मिला है वो और प्लस जो एसेट मिला है, जो एसेट मिला है वो एसेट का फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन वो आपको एसेट मिल रहा है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। सो उसमें माइनस क्या करना है, डी, द अमाउंट ऑफ बैलेंस इन अ कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ बैलेंस इन अ कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेड इन एनी मैनर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन का जो कैपिटल बैलेंस है उस एओपी, बीओआई और पार्टनरशिप फॉर्म में इन द बुक्स ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी एट द टाइम ऑफ इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन पे उसका कैपिटल बैलेंस कितना था, मतलब ए बता रहा है कि कितना कैपिटल गेन में टैक्सेबल करना है स्पेसिफाइड पर्सन को, बी कहता है कि पैसा मिला, सी कहता है कि एसेट मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू,
बी प्लस सी माइनस डी, बी प्लस सी माइनस डी, तो आपको मिलेगा व्हाट, द कैपिटल गेन वैल्यूड और कैपिटल गेन टैक्सेबल टू द पर्सन, किसको, स्पेसिफाइड पर्सन को। और भी उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट if the value of a in the above formula is negative then its value will be deemed to be a zero। पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव रहेंगे तो टैक्सेबल करेंगे, नेगेटिव रहेंगे तो टैक्सेबल करने का कोई सवाल नहीं आता। आगे आगे भी इस पेज पे देखिए, इसका एग्जांपल मैं लूंगा, पहले प्रोविजन क्लियर करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, एग्जांपल क्लियर। बट जब मैं एग्जांपल कंसीडर करूंगा या तो एग्जांपल मैं लूंगा तो ये प्रोविजन आपके आंखों के सामने होना चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझाएगा। तो अंडरस्टैंड करना है आपको, और प्रोविजन सारे के सारे आंखों के सामने। और ये सारे प्रोविजन कहां से उठाए मैंने, कुछ नहीं है, इनकम टैक्स के साइड पे जो बेयर एक्ट पोर्शन होता है उसी से ये सारे मैंने एज इट इज वर्ड टू वर्ड मैंने उठाया, करेक्ट। तो देखिए क्या लिखा है, तो यहां पे देखिए कि इस पेज पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट कैसा चाहिए ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैलेंस है कैपिटल का वो, और वो किसके किसके बुक्स में चाहिए, स्पेसिफाइड एंटिटी के, इज टू बी ए कैलकुलेटेड विदाउट कंसिडरिंग द अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसी एसेट और ड्यू टू द सेल्फ जनरेटेड गुडविल और अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट। मतलब उसमें कोई भी गुडविल का शेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, नथिंग नथिंग, क्योंकि कोई भी एसेट को रिवैल्यूएशन करते हैं तो हम पार्टनर्स के कैपिटल को ही डेबिट और क्रेडिट कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे जो कैपिटल के बैलेंसेस चाहिए वो मुझे सारे के सारे कैसे चाहिए बच्चों, प्लेन कैपिटल बैलेंसेस चाहिए, ना ही उसमें गुडविल का पोर्शन हो, ना ही कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट हो, ना ही कोई रिवैल्यूएशन हो। So I want a exactly plain value of your capital, whatever mentioned in your books of accounts, whatever mentioned in the books of account of the specified entity. तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है, explanation for the purpose of this subsection. What is the explanation? The expression of the reconstitution of the specified entity, the specified entity and specified person shall have a same meaning respectively assigned to them in a section 9b। मैंने पहले ही कहा था टू रीड दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 को पढ़ना है तो उसके साथ 9b भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9b में स्पेसिफाइड एंटिटी और स्पेसिफाइड पर्सन का डिफाइन किया गया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड एसेट मीन द गुडविल or asset as the case may be which has been acquired without incurring the any cost of purchase or which has been generated during the course of business and profession। सेल्फ जनरेटेड मतलब जो है हमने बनाया हुआ है, हमने मतलब क्या, कैसे होता है ना, कोई बिजनेस परचेस करते तो उसका हम गुडविल भी परचेस कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों कि अपना बिजनेस इतना अच्छा प्रॉफिटेबल होता है तो बिजनेस की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो वैल्यू बढ़ता क्यों है, बिकॉज ऑफ द वी आर मेंटेनिंग द मार्केट में अपना नाम गुडविल। तो वो कहते हैं कि ऐसा सेल्फ जनरेटेड एसेट का कोई भी पोर्शन आपको कंसीडर नहीं करना है। हाँ, परचेस किया हुआ गुडविल है तो बात अलग है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल वी डोंट वांट टू कंसीडर इन दिस एंटायर प्रोविजन। तो बचा हुआ सेक्शन 9b, सेक्शन 9b का इन्होंने दिया हो ना, तो सेक्शन 9b वी विल कंसीडर इन द नेक्स्ट पेज, करेक्ट। तो सेक्शन 9b को भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेक्शन क्या होगा, अधूरा सा रहेगा। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स डालना मत भूलना, बिकॉज ऑफ दैट इज द वेरी वेरी वैल्यूएबल टू अस। थैंक्स अ लॉट। हाय, सो द प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सेक्शन 9b को हमें देखना है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि बिफोर गोइंग इनटू द सेक्शन 9b, सेक्शन 9b को जाने से पहले एक काम करते, एक छोटा सा एग्जांपल देखते, एटलीस्ट सेक्शन 45 को क्या कहता है वो तो देख लेते हैं ना, हाँ या नहीं। थ्योरी पार्ट तो हम पहले वीडियो में कर चुके, तो थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते कि हाँ भाई वो बोलना क्या चाहता है, तब क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा किसका, प्रोविजन का।
और मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा तब क्या करना है आपको, डेफिनेटली आपको ये प्रोविजन आपके आंखों के सामने रखना है। तो चलो देखते क्या लिखा है। तो एग्जाम्पल क्रिएट कर दें। सो लुक, ये आपके सामने एक पिक्चर आ गया। इसमें लिखा गया है कि मेसर्स पीजीपी एंड कंपनी। सो पीजीपी एंड कंपनी मतलब क्या है कि वी आर अज्यूमिंग दिस इज द पार्टनरशिप फॉर्म। एक ये पार्टनरशिप फॉर्म है पीजीपी एंड कंपनी। इसमें कौन कौन पार्टनर है? तो ये आगे मिस पिंक, सो पी फॉर पिंक, देन मिस पर्पल, एंड देन मिस्टर इज ग्रीन। तो मिस पिंक, मिस पर्पल and the Mr. Green. So these three are partners in the partnership firm of Mrs. PGP and the company. हुआ क्या है, मतलब ये करना क्यों, अभी ये क्यों हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये पार्टनरशिप का ही तो है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्शन 9B आपको यही बताना चाहता है, ठीक है। तो चलो उसमें क्या बता गया, मिस पिंक वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एज। अभी ये मिस पिंक जो है वो कहती कि मुझे रिटायर होना है। तो कब रिटायर होना है? 1 October 2023। एंड द कैपिटल बैलेंस एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन दैट डेट, मतलब जिस दिन वो रिटायर हो रही है। और बट ऑब्वियसली रिटायरमेंट इज इक्विवेलेंट टू द व्हाट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल बैलेंसेस as on that date is 1,30 lakh, means 130 lakh, correct? So the 130 lakh rupees is her capital balances as on the 1st of October 2023, including the 10,000 for her share of goodwill. So the 10 lakh rupees उसका share of goodwill है। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि उसका कैपिटल बैलेंसेस इज 130 लाख है, 1,30 लाख। एंड उस 1,30 लाख में 10,000 रुपीज किसका इंक्लूड है? वो है गुडविल का। तो अभी वो रिटायर होना चाहती है, तो फर्म क्या दे रही है, मतलब स्पेसिफाइड एंटिटी। सो लुक, द फर्म हैज सेटल हर अकाउंट बाय गिविंग एज फॉलोज, ऑफिस इन पुणे विच इज ओन बाय द फर्म ऑफ ₹90 लाख बुक वैल्यू। फाइन। तो वो कहते हैं कि ऑफिस इन पुणे, और वो किसके ओन का है? ओन बाय द फर्म, ₹90 लाख बुक वैल्यू है। एंड अ चेक ऑफ ₹40 लाख, मतलब कैश और बैंक। तो प्रोविजन प्रॉपर्ली पढ़ा होगा आपने, तो कैश और बैंक दे रहा है, कैपिटल रिसीट मनी और कैपिटल एसेट और बोथ, ऐसा लिखा था। तो ऑफिस इन पुणे मतलब वो एक कैपिटल एसेट दिया जा रहा है जो कि स्पेसिफाइड एंटिटी का है, पीजीपी एंड कंपनी का है। चेक भी दिया जा रहा है 40 लाख रुपीज का। तो इसमें कैपिटल गेन आया कहां से? तो वेट, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट उसका फेयर मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 1,40 लाख। किसका फेयर मार्केट वैल्यू? ऑफिस इन पुणे का। ऑफिस इन पुणे इज द कैपिटल वैल्यू, सॉरी कैपिटल एसेट, उसका फेयर मार्केट वैल्यू है 1,40 लाख रुपीज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, करेक्ट। तो वो कहते हैं कि कैपिटल गेन कैसे आएगा टू द मिस पिंक, मिस पिंक को कैपिटल गेन कैसे आएगा? तो मिला क्या क्या, 1,40 लाख रुपीज इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट विच इज रिसीव टू हर। 40 लाख रुपीज इज चेक अमाउंट, तो टोटल मिला के आ गया 1,80 लाख रुपीज शी हैज रिसीव द कंसिडरेशन अगेंस्ट ऑफ हर कैपिटल बैलेंस। उसका कैपिटल बैलेंस कितना है एक बार चेक कर लेते, 1,30 लाख। बट इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है कि वी डोंट वांट टू कंसीडर द एनी शेयर ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट। तो इस 1,30 लाख में 10 लाख रुपीज का गुडविल का शेयर है, वो डिडक्ट कर दो, देन माइनस बैलेंस विल बी द 1,20 लाख। तो 1,40 लाख प्लस 40 lakh minus 1,20 lakh balance is what? 60 lakh. That 60 lakh is a capital gain to the Miss Pink. 60 lakh is a capital gain to Miss Pink. पिंक को वो कैपिटल गेन होगा, मतलब होगा, और उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में, अगले शीट में, मतलब अगले पेज पे हम देखेंगे सेक्शन 9B को भी देखेंगे, और इस जो कैपिटल गेन का सेक्शन है उसका एक एक्सप्लेनेशन भी बाकी है, वो भी हम अगले पेज पे देख लेते हैं। यस बच्चों, चलो हाय। तो चलो एक एक्सप्लेनेशन बाकी है सेक्शन 45 का, 45 सब सेक्शन 4 का।
पहले वो देख लेते हैं, फिर देन वी विल जंप ऑन द सेक्शन 9B, करेक्ट? तो देखिए, तो एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, it is clarified that when the capital asset is received by a specified person, capital asset is received by a specified person from a specified entity in a connection with the reconstitution of the such specified entity, the provision of this subsection shall operate in addition to the provision of section 9B. तो मतलब ये सेक्शन तो ऑपरेट होगा ही होगा, उसके साथ सेक्शन 9B भी ऑपरेट होगा. एंड द टैक्सेशन अंडर द सेड प्रोविजन thereof shall be a work out independently. So they said that work out the section 9B independently and section 45 subsection 4 is independently. क्यों ऐसा? क्योंकि कैपिटल गेन का सेक्शन इज एप्लीकेबल टू द स्पेसिफाइड पर्सन ओनली, और सेक्शन 9B भी यही कहता है कि भाई स्पेसिफाइड एंटिटी को भी टैक्सेबल होने वाला है, बट वो 9B के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए, वॉट एवर द कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी. तो स्पेसिफाइड एंटिटी को 9B में डाल दीजिए और स्पेसिफाइड पर्सन को सेक्शन 45 में डाल दीजिए. ऐसा उनका इस एक्सप्लेनेशन का मतलब दिया हुआ है. उसके बाद सेक्शन 9B पे जंप करेंगे. सेक्शन 9B क्या कहता है? सो लुक हियर, where any specified person where a specified person receive during the previous year any capital asset, received any capital asset मतलब ये कहता है कि specified person received during the previous year any capital asset or stock in trade or both. मतलब ऐसा ही नहीं कि आप स्पेसिफाइड पर्सन को सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड भी दे सकते हो, कैपिटल एसेट भी दे सकते हो और कैश भी दे सकते हो, और बोथ फ्रॉम द स्पेसिफाइड एंटिटी इन अ कनेक्शन विद द डिसोल्यूशन. मैंने कहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन भी आता है और रिटायरमेंट भी आता है. डिसोल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड एंटिटी, देन specified entity shall be deemed to be have transferred such capital asset or stock in trade or both as the case may be to the specified person in the year in which the such capital asset or stock in trade or both received by the specified person. तो इस सेक्शन को अच्छी तरह से पढ़िए. देखिए, सेक्शन 45 जो था 4 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 9B में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 9B ये भी कहता है कि डिसोल्यूशन हो गया तो भी आप कुछ ना कुछ लेके जाते हो. सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट द ओनली एंड ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिटायरमेंट एडमिशन होता है और यहां पे वर्ड यूज किया है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्शन. Section 45 is only and only talking about the reconstitution. That's why the section 45 में दो ही चीज लिखा था कि स्पेसिफाइड पर्सन को क्या मिलता है, कैपिटल एसेट और मनी. स्टॉक इन ट्रेड नहीं लिखा था उस सेक्शन में, स्टॉक इन ट्रेड नहीं लिखा था. इस सेक्शन में स्टॉक इन ट्रेड क्यों लिखा है पता है आपको? क्योंकि इसमें डिसोल्यूशन भी है. डिसोल्यूशन मतलब कंपनी को बंद करना है तो पार्टनर को जो भी मिलता है वो भी लेके जा सकता है, क्योंकि उसको जस्ट रिकवरी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, उसको इसका इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, उसको रिकवरी करना है बच्चों. तो वो क्या करता है कि जो भी मिले वो लेके जाता है. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम डिस्कसिंग ऑन द व्हाट द सेम थिंग कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 इज टॉकिंग अबाउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन और 9B टॉकिंग अबाउट द बोथ रिकॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द डिसोल्यूशन. तो डिसोल्यूशन के टाइम पे आप कैपिटल एसेट देते हो, गुड्स देते हो, तो भी वो क्या होगा, कंपनी को ट्रांसफर होगा, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन को भी टैक्सेबल होगा. और ऐसा वर्डिंग सेक्शन 45 में भी लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड पर्सन को तो टैक्सेबल होगा ही होगा, स्पेसिफाइड एंटिटी को भी टैक्सेबल होगा. स्पेसिफाइड एंटिटी को क्यों टैक्सेबल होगा? जब स्पेसिफाइड एंटिटी खुद की एसेट पार्टनर को दे रही है तो इसका मतलब है दिस इज द ट्रांसफर, दिस इज द ट्रांसफर. ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर के डेफिनेशन में आता है.
तो यहां पे सेक्शन 9 भी क्लियरली सेज दैट कि आप एसेट ट्रांसफर करो या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर करो in the any situation at the time of dissolution or as well as at the time of reconstitution, both are what taxable. Correct? किसको? सेक्शन 45 बता रहा है स्पेसिफाइड पर्सन को, सेक्शन 9 भी बता रहा है स्पेसिफाइड एंटिटी को. तो चलो अगले पेज पे जाते हैं. तो इस पेज पे क्या लिखा हुआ है? तो इस पेज पे वही कंटिन्यूशन ऑफ सेक्शन 9b. क्या लिखा है? Any profit or gains arising from such deemed transfer of the capital asset or stock in trade or both, as the case may be, a specified entity shall be deemed to be an income of the such specified entity of the previous year in which the capital asset and stock in trade or both were received by the specified person. तो स्पेसिफाइड पर्सन को जिस साल में भी ये स्टॉक और कैपिटल एसेट मिलता है उस साल का वो इनकम बन जाएगा स्पेसिफाइड एंटिटी का. करेक्ट? सो द सेकेंड पॉइंट कहता है कि चार्जेबल टू द इनकम टैक्स ऑफ द सच स्पेसिफाइड अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अंडर द कैपिटल गेन. जब स्टॉक इन ट्रेड देते हो, पार्टनर को स्टॉक इन ट्रेड दिया तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो पीजीबीपी में जाएगा, और जब कैपिटल एसेट देते हो तो उसके ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा. सीधी सी बाइफिकेशन. वो कहता है कि कैपिटल एसेट दे दो, वो कहता है कि आप स्टॉक इन ट्रेड दे दो. तो स्टॉक इन ट्रेड दिया तो वॉट एवर द प्रॉफिट ऑन दैट स्टॉक इन ट्रेड विल बी ए टैक्सेबल टैक्स अंडर द पीजीबीपी हेड, and the whatever the profit on the capital asset will be taxed under the Capital Gain Act. Correct? Third, subsection 3. For the purpose of this section, fair market value of the capital asset and stock in trade or both on the date of a receipt by the specified person shall be deemed to be a full value consideration received or accruing as a result of such deemed transfer the capital asset and stock in trade of the both specified entity. तो टैक्सेबिलिटी के लिए सेल कंसिडरेशन चाहिए, तो यहां पे तो डीम ट्रांसफर है ना ये. क्यों? क्योंकि बंद कर रहे हैं इसलिए देके जा रहे. तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये ट्रांसफर करते हो तो जिस दिन ट्रांसफर किया था, जिस दिन ये एसेट ट्रांसफर किया था स्पेसिफाइड पर्सन को, तो स्पेसिफाइड पर्सन को जिस दिन ये ट्रांसफर किया था उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट and fair market value of the stock in trade we have to consider. Fair market value of the stock in trade and fair market value of the what stock in trade, it will be a what full value consideration for taxability under the head of capital gain or under the head of PGBP. Correct? आगे. तो बैलेंस पोर्शन ऑफ द सेक्शन 9b का भी देख लेते हैं. तो ये सेक्शन यहां पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. तो देखिए सेक्शन 9b क्या कहते हैं. और इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस टू गिविंग द इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन दिस सेक्शन और सबसेक्शन 4 ऑफ 45, द बोर्ड मे विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू द गाइडलाइन फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग द डिफिकल्टीज. तो ये कहते हैं कि सपोज इफ यू हैव अ डिफिकल्टीज टू अप्लाइंग दिस बोथ सेक्शन टू द specified entity or specified person, then we have to take the approval from the board to determine the taxability, to remove this difficulty. How we can calculate the taxability? We cannot determine the fair market value of the capital asset and the stock in trade. In that case we can take the help of the what board. Again, so every guideline issued by the board under subsection 4 shall be as soon as may be after it issued and laid down before the House of Parliament shall be a binding on the income tax authority as well as the SSC. मतलब if the board has issued some guidelines to determine the what taxability under these sections, then all these guidelines should be first laid down before the House of Parliament, and after this passing the House of Parliament, मतलब all those provisions, all those rules, all those guidelines एक बार हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने पास कर दिए तो इट इज एप्लीकेबल टू द डिपार्टमेंट एज वेल एज एसएससी आल्सो.
तो आगे भी कुछ लिखा हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन है, वही तो बता रहे आपको मेन चीज। तो देखो क्या लिखे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी मीन्स वेयर द, अभी मतलब आया रिकॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 पढ़ा था, वहां पे हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और आपको एक्सप्लेनेशन कहां पे दिया जा रहा है, सेक्शन 9B में। One more partners or members in the case may be a specified entity ceases to be a partner and member, मतलब retirement of partner. One more new partner and members as the case may be admitted to the specified entity. In such circumstances that the one more persons who were partners, members as the case may be of the specified entity before the change continue as a partner, partners, members and member after the change. तो वही कहते हैं कि कोई नया मेंबर आ गया है, यस और नो, और मेंबर आने के बाद ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आता है, चेंज होता है, नहीं होता है, ये सारी चीजें, तो बी ऑप्शन में दिमाग में रख दीजिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। ए में था रिटायरमेंट, बी में था एडमिशन ऑफ पार्टनर। सी में ऑल पार्टनर्स एंड मेंबर्स एज द केस में बी ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी कंटिन्यू विद द चेंज इन देयर रिस्पेक्टिव शेयर। कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस प्रोविजन के टाइम पे कहा था। तो ऑल दीज आर व्हाट, ए रिटायरमेंट, बी एडमिशन, सी चेंजेस इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो these three situations are happen in the partnership firm or AOP BOI, then it will be a what, reconstitution। तो अभी आता है आगे का एक्सप्लेनेशन, बताता है आपको कि एग्जैक्टली स्पेसिफाइड पर्सन और स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब क्या है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो लिसन यहां पे सेक्शन 9B क्या कहता है, स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब क्या है, मीन्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोला था फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीओआई, और वो कंपनी नहीं होनी चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन होता है भाई, हु इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म और मेंबर और अदर एओपी और बीओआई, करेक्ट। तो ये सारी चीज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सिर्फ अभी एडिशनली मैंने आपको जो चीज बताई है कि जस्ट डिफाइन किया हुआ है कि कहां पे लिखा हुआ है, करेक्ट। तो बैलेंस पोर्शन वी विल डू द, मतलब द बैलेंस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 45 वी विल डू द इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बच्चों आपको एक रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।